Assalamu alaikum, Iqbalians. We are here for science lecture. It is our second lecture of class 7th science. Today our topic is respiratory system. Respiratory system को डिफाइन करने से पहले हम ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन की तारीफ़ करेंगे। ब्रीथिंग क्या है? इन एंड आउट ऑफ द एयर फ्रॉम आवर लंग्स इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग को जो है हम कहते हैं कि हवा का फेफड़ों के अंदर जाना और बाहर निकलना, इस पूरे प्रोसेस को जो है हम ब्रीथिंग का नाम देते हैं। Respiration is a process by which living organism use oxygens of air and food to produce energy and carbon dioxide. अब देखें रिस्पायरेशन या रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेशन और रिस्पायरेटरी सिस्टम में फ़र्क है। रिस्पायरेशन में ये है कि आप जो खुराक लेते हैं, ब्लड में जो खुराक है और तो उसमें ग्लूकोज़ की सूरत में खुराक होती है और वो खुराक जो है साफ ज़ाहिर है हमारे जिस्म में नए सेल बनते और टूटते रहते हैं, जिन्हें हम मेटाबॉलिज़्म का नाम देते हैं। और ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, एक को एनाबॉलिज़्म कहते हैं, एक को जो है कैटाबॉलिज़्म कहते हैं। एनाबॉलिज़्म में नए सेल्स बनते हैं, कैटाबॉलिज़्म में जो है जो पुराने सेल्स होते हैं वो टूटते हैं। अब ये दोनों प्रोसेस मिलकर जो है मेटाबॉलिज़्म बनाते हैं। अब होता यूँ है कि जो ब्लड में हमारी ग्लूकोज़ की शक्ल में खुराक मौजूद है, तो ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों के ज़रिए जो है फेफड़ों के ज़रिए या लंग्स के ज़रिए हमारे ब्लड का हिस्सा बनती है, तो वो ब्लड जो है इस ऑक्सीजन को जिस्म के तमाम हिस्सों में ले जाता है। जब इसको जिस्म के तमाम हिस्सों में ले जाता है, तो वहाँ पर मौजूद ग्लूकोज़ को ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज़ करती है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अम्ल तकसीद कहा जाता है खुराक का तोड़ना फोड़ना। जब खुराक टूटती फूटती है तो साफ ज़ाहिर है उससे एनर्जी भी पैदा होगी, उससे वेस्ट मटेरियल भी पैदा होगा। तो यहाँ पर जो रिस्पायरेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है वो ये है कि a process by which living organism use oxygen of air and food to produce energy and कार्बन डाइऑक्साइड। ये ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन दोनों मुख्तलिफ प्रोसेस हैं। और उसके बाद हम रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिस्कस करना चाहते हैं। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है द पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूज इन द प्रोसेस ऑफ द ब्रीथ सांस लेने के दौरान जो भी जिस्म के हिस्से इसमें हिस्सा लेते हैं जो है सांस लेने में, तो वो सब मिलकर जो है एक सिस्टम्स बनाते हैं जिसे हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। वो कौन कौन से आर्गन्स हैं, वो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं, उसकी तफसील मैंने यहाँ नीचे लिखी हुई है। फर्स्ट है नोज़, सेकंड पे थ्रोट लिखा है मैंने, फिर उसके बाद लेरिंग्स का मैंने थोड़ा सा जिक्र किया है, ट्रीकिया है, ब्रीथिंग मसल्स हैं एंड द लास्ट वन इज़ लंग्स है। तो ये तमाम मिलकर ये बॉडी पार्ट्स जो है मिलकर एक सिस्टम को जो है बनाते हैं जिसे हम रिस्पायरेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। अब इसमें जो है इसे डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, जिसे जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट नोज़ है। अब नोज़ जो है साफ ज़ाहिर है हम नाक के ज़रिए सांस लेते हैं और फिर वो जो है लेरिंग से होती हुई जो है वो ट्रीकिया में या ट्रीकिया के बाद जो है लंग्स में हमारे जो है पहुंचती है और वहाँ से फिर जो है ये खून का हिस्सा बनती है। तो अब नोज़ की बात करते हैं। नोज़ जो है अगर नोज़ की आप स्ट्रक्चर देखें, नोज़ में जो है नोज़ल कैविटी हैं, दो इसके नथने होते हैं, ठीक है। नॉस्ट्रल्स जिसे कहा जाता है। अब नॉस्ट्रल्स के अंदर दो किस्म की चीज़ें होती हैं, एक तो हेयर होता है, एक म्यूकस होता है। ये स्टिकी जो है फ्लूइड है या स्टिकी लिक्विड है ये। अब सबसे पहले जो हेयर है जो है नाक में मौजूद हैं, उनका फंक्शन क्या होता है? एक तो ये हवा को क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, मॉइस्चर उसको जो है उसमें नमी पैदा करते हैं एंड वार्म्स एयर,
और उसको गर्म करते हैं। हवा जो है नाक के ज़रिए जो है हमारे जिस्म में दाखिल होती है, नाक में मौजूद जो हेयर होते हैं वो उसे साफ़ भी करते हैं और उसमें नमी भी पैदा करते हैं और उसे गर्म भी करते हैं। इसी तरह जो दूसरा मादा है जिसे म्यूकस कहा जाता है, ये स्टिकी लिक्विड है या फ्लूइड है। इसका काम क्या होता है कि नाक में मौजूद ये जो है स्टिकी मादा है, ये डस्ट पार्टिकल्स ऑफ जर्म्स जो है जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या जर्म्स हैं, ये इसके साथ चिपक जाते हैं। फिर हम नाक साफ़ करने के दौरान जो है इसको जो है बाहर निकाल देते हैं। इस तरह फ्रेश एयर जो है वो क्या होती है, वो हमारे जो है फेफड़ों तक जाती है। अब नंबर 2 पे थ्रॉट है। बाज़ औक़ात हम साँस जो है गले के ज़रिए भी साँस, मुँह के ज़रिए भी साँस ले लेते हैं। तो जो है तो वो जो है हमारे पास जो है थ्रॉट जो है साँस लेते हैं, वो भी इसी तरह है। फिर वो लेरिंग्स तक पहुँचेगी। अब थ्रॉट जो है लेरिंग्स है, लेरिंग्स हवा की नाली को कहा जाता है। अब हवा की नाली के अंदर जो है ना वोकल कॉर्ड्स होते हैं। अब वोकल कॉर्ड्स का क्या मकसद होता है? वोकल कॉर्ड्स का मकसद जो है आवाज़ पैदा करना होता है। जैसे इसमें से हमारे लेरिंग्स में से हवा गुज़रती है, तो वो उसमें थरथराहट पैदा होती है। उस थरथराहट की वजह से जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जो है थ्रॉट में टू पाइप्स होते हैं और जो है 2 पाइप्स हैं जो फूड और एयर ब्रीथिंग के काम आते हैं। इट मीन्स कि 2 पाइप्स में एपिग्लॉट्स होते हैं, अलाउ थिंग्स टू गो डाउन द राइट वे। अब देखिए एपिग्लॉट्स जो मौजूद होते हैं इसमें, उसका उनका काम क्या है? उनका काम ये होता है कि जब कभी हम जो है कोई खुराक वगैरह ले रहे होते हैं, तो एपिग्लॉट्स जो है ये क्या होते हैं? ये हवा की नाली या लेरिंग्स पे आ जाते हैं। हवा की नाली बंद हो जाती है और वो खुराक जो है जो है वो खुराक की नाली में चली जाती है और इस तरह वो स्टोमक तक पहुंच जाती है। और जब हम सांस लेते हैं तो खुराक की नाली बंद हो जाती है और इस तरह जो है वो हवा जो है हमारे फेफड़ों में चली जाती है। उसके बाद अगला जो इसका है, हमने तीसरे नंबर पे ट्रीकिया, जिसको विंड पाइप या हवा की नाली कहा जाता है। अब इसका मकसद क्या होता है, इसका काम क्या होता है? कहते हैं एयर पासिस फ्रॉम लेरिंग्स इनटू द ट्रीकिया। सांसें लेरिंग्स से होकर आएगी, आवाज़ पैदा होती है, मैंने पहले भी बताया। लेरिंग्स से हवा पास होते हुए ट्रीकिया की जानिब आएगी। अब ट्रीकिया जिसे हम विंड पाइप का नाम देते हैं। ट्रीकिया जो है दरअसल जो सी शेप्ड रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज, इससे बने होते हैं। और कार्टिलेज का जो काम है, जो फंक्शन है, वो ये है कीप्स आवर ट्रीकिया ओपन। हमारे जो ट्रीकिया हैं जो है जो हमारी सांस की नाली है उसे दबने से बचाती है। गोल गोल जो है ये सी नुमा सर्कल्स हैं, हाफ सर्कल्स हैं, ये रिंग्स हैं और जो है जिसे छल्ले कहा जाता है, कार्टिलेज इन्हें कहा जाता है। और ये कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है? ये करी हड्डी के बने होते हैं और ये हमारे जो है ट्रीकिया को ओपन रखते हैं। इसके अलावा हमारे इस ट्रीकिया में म्यूकस भी होता है और टिनी हेयर भी होते हैं। मकसद है छोटे छोटे बाल भी होते हैं और म्यूकस भी होता है। साफ ज़रे जो काम नाक में इनका था दोनों का, यहाँ भी होएगा, फिल्टर द एयर को ये साफ़ कर देते हैं। आगे चलते हैं। ट्रीकिया को जो है अब मैं डायग्राम के ज़रिए जो है थोड़ा सा पहले पढ़ा के फिर डायग्राम के ज़रिए बता दूंगा आप लोगों को। तो अब ब्रोंकाई एंड लंग्स है, जो है ब्रोंकाई जमा है और ब्रोंक्यूल्स जो है ब्रोंकस जो है इसकी वाहिद है, वाहिद ब्रोंकस और जमा ब्रोंकाई है। अब देखें ट्रीकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई। एक ब्रांच जो है इस जो है फेफड़े में चली जाएगी, एक इस फेफड़े में चली जाएगी। इससे बाहर तक रहेगी ये ब्रांचें, तो ये हमारे पास जो है ब्रोंकस कहलाएंगी। लेकिन जैसे ही ये इंटर इनटू लंग्स इसमें आ जाएगी या इसमें आ जाएगी तो ये ब्रोंकाई नहीं रहेगी, तो ये ब्रोंक्यूल्स हो जाएगी। और लंग्स को जो है जिस्म का जो है इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है लंग्स को कहा जाता है।
अब जब ये जिस्म जो है ये ब्रोंकाई या ब्रोंकस जो है अपने अपने राइट एंड लेफ्ट जो है लंग्स में अंदर दाखिल हो जाते हैं तो ये ब्रोंक्यूल्स बन गए। ब्रोंक्यूल्स का जो आखिरी हिस्सा है एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, इसे एलोयोलाई कहा जाता है। ये एलोयोलाई जो है ये थैलियाँ हैं जिसे एयर सैक्स भी कहा जाता है, हवा की थैलियाँ हैं और इनके ऊपर जो है कैपिलरीज का जाल बिछा होता है। इट मीन्स कि यहाँ पर ये जो भी चीज़ होगी हवा आएगी, उसमें मौजूद ऑक्सीजन होगी, वो ऑक्सीजन इन कैपिलरीज के ज़रिए जो है वो ब्लड में शामिल एलोयुलाई ये थैली दिखाई गई है, ये इसको जो है इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसका। और इसी तरह ये ब्रोंक्यूल्स हैं जो फेफड़ों के अंदर शामिल हो जाएंगे, ब्रोंक्स जो फेफड़ों से बाहर है, एक इस साइड पर है एक इस साइड पे, दोनों को दिखाया गया है। लेरिंग्स है जिसे हवा की नाली कहा जाता है, ट्रीकिया भी हवा की नाली होती है, लेकिन यहाँ पर जो है ये सी शेप्ड रिंग्स हैं, ये नज़र आ रहे होंगे आपको, सी शेप्ड है रिंग्स हैं और ये कार्टिलेज के बने होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये लेरिंग्स को या आप कह सकते हैं विंड पाइप को या ट्रीकिया को जो है दबने से बचाते हैं और इस तरह हवा इजीली फेफड़ों तक पहुंच जाती है। अब जो एयर सैक्स है, एयर सैक्स जो है सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज, जो है ब्लड कैपिलरीज छोटी छोटी, जब मुख्य देखें आर्टरीज हैं, आर्टरीज जो है रीडिवाइड उसके बाद जो है ये माइक्रोस्कोपिक जो है नालियों में बढ़ जाती हैं, तो इनको फिर हम कैपिलरीज का नाम देते हैं। उसके बाद जो है एयर ऑक्सीजन पासिस थ्रू जो है एयर ऑक्सीजन जो है जब हम सांस लेते हैं अंदर ले जाते हैं तो वो पासिस थ्रू एलोयुलाई के ज़रिए इनटू द कैपिलरीज में शामिल हो जाएगी। जब कैपिलरीज में शामिल हो जाएगी तो ये ब्लड का हिस्सा बन जाएगी। रेड ब्लड सेल्स कैरी दिस ऑक्सीजन टू द एवरी सेल ऑफ द बॉडी, क्योंकि जब ब्लड का हिस्सा बन जाएगी, रेड ब्लड सेल्स का हिस्सा बन जाएगी और ऑक्सीजन जो है रेड ब्लड सेल्स का मेकिंग प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की वजह से ही होता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में एक ख़ास किस्म का मादा होता है हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हेमोग्लोबिन जो है वो अपना रेड ब्लड सेल्स बनाना बंद कर देता है। इस तरह ऑक्सीजन उसके लिए लाजमी है। रेड ब्लड सेल्स ही ऑक्सीजन को एलोयुलाई के ज़रिए जो है या कैपिलरीज़ के ज़रिए जो है जिस्म के तमाम सेल्स में पहुंचाएंगे। वहाँ पर जो है फिर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले मैंने बयान किया, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो जाएगी। फूड जो है कि तोड़ फोड़ हो जाएगी, जैसे मेटाबॉलिज्म का मैंने नाम लिया था, तो उससे एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल है, इसका जिस्म से खारिज होना लाजमी है। लीव्स अवर बॉडी थ्रू ब्रीथिंग प्रोसेस, जो हम सांस बाहर निकालते हैं उसके ज़रिए जो है ये हवा जो है जिस्म से बाहर खारिज कर दी जाती है। अगला टॉपिक देखें, मैंने उसमें लिखा था जो है ब्रीथिंग मसल्स लिखा था। यहाँ पर जो है जो ब्रीथिंग मसल्स के नाम दिए गए हैं, इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ रिब्स है और डोम शेप डायफ्राम है। ये हमारी छाती के नीचे होते हैं। ये रिब्स तो ऊपर आ गई, रिब्स के नीचे जो है हमारी जो है ये डायफ्राम होता है। अब जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो दो मराहिल में होता है। एक को इनहेलिंग कहते हैं। इनहेलिंग इट मीन्स कि हवा को अंदर ले जाना। वो कैसे जाती है, किस तरह होती है, वो बताते हैं। और एक होता है एक्सहेलिंग, हवा का जिस्म से बाहर निकलना। अब देखें, जब इनहेलिंग होती है, व्हेन द इंटरकोस्टल लिखा हुआ देखें, व्हेन द इंटरकोस्टल्स मसल्स पुल्स अवर रिब्स, जब हमारी जो है पसलियों को ये पुल करते हैं, दबाते हैं आउटवर्ड, बाहर की जानिब पुल करते हैं जो है, एंड द डायफ्राम कंट्रैक्ट, बाहर की जानिब पुल करेंगे तो डायफ्राम कंट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे डायफ्राम कंट्रैक्ट होगा, डायफ्राम को ऊपर उठा देंगे तो क्योंकि बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा हवा का, तो हवा जो है हमारे लंग्स में आ जाए, इनटू द लंग्स आ जाएगी, हमारे लंग्स में वो हवा शामिल हो जाएगी। इसके बाद दूसरा जो इसका हिस्सा है वो है हमारे पास जो है एक्सहेलिंग है। एक्सहेलिंग है। अब एक्सहेलिंग को जो है हम थोड़ा सा जो है बताते हैं कि एक्सहेलिंग, इनहेलिंग तो आ गया कि इंटरकोस्टल मसल जब पुल्स करेंगे रिब्स को आउटवर्ड तो जो है डायफ्राम कंट्रैक्ट हो जाएगा।
और इस तरह हवा बाहर से, क्योंकि बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, हवा फेफड़ों में दाखिल हो जाएगी। इसके बाद जो है अगर हम दूसरा इसका हिस्सा देखते हैं, 2 हिस्सों पे मैंने कहा ये मुश्तमिल होता है। एक्सहेलिंग जो है व्हेन द इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम मसल्स रिलैक्स, जब ये रिलैक्स होते हैं, फैलते हैं, द एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग्स, क्योंकि रिब्स जो है वो नीचे बैठ जाएंगी और जो है दबाव डालेंगी फेफड़ों पर, और फेफड़ों पर दबाव डालने से जो है बाहर अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस तरह जो है हवा को जो है जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाएगा। एक छोटा सा प्रोसेस है, कंपेयर ब्रीथिंग एंड बर्निंग है। हम कंपेयर ब्रीथिंग एंड बर्निंग क्या है, तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, ब्रीथिंग सांस लेना होता है, बर्निंग किसी चीज़ का जलना होता है। अब इन दोनों प्रोसेस में अगर देखा जाए, कंपेयर कर रहे हैं हम इनको, अगर हम दोनों प्रोसेस को कंपेयर करते हैं तो दोनों में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आप फ्यूल जला लें, उससे भी आपको तवानाई हासिल होगी, ठीक है। आप सांस लेते हैं, सांस लेने से भी जो है ब्रीथिंग इन एंड आउट करने से भी हवा का, उससे भी एनर्जी पैदा होती है। दोनों प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। देखें, ब्रीथिंग में भी इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, और जलने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी उस वक्त तक जो है जलने का अमल नहीं हो पाएगा। इसी तरह दोनों प्रोसेस में जब आप एक्सहेल करते हैं, मकसद है हवा बाहर निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। लेकिन जब चीज़ जलती है धुआं की शक्ल में, जब जो है कोई चीज़ जल रही है या फ्यूल जल रहा है, तो भी वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। इट मीन्स कि दोनों सूरतों में, या वो ब्रीथिंग है या बर्निंग है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, ऑक्सीजन गैस यूज़ होगी, वाटर वेपर्स आर प्रोड्यूस्ड। अब वाटर वेपर्स जो है आर प्रोड्यूस, इट मीन्स कि आबी बुखारात पैदा होते हैं दोनों प्रोसेस में। अब देखिए, ब्रीथिंग जो है बर्निंग में तो समझ आता है कि आबी बुखारात हो जाएंगे, अगर आप उसके थोड़ा सा ऊपर हाथ रखते हैं तो आपके हाथ गीले हो जाते हैं। इसी तरह जब आप सांस बाहर निकाल रहे होते हैं, तो अगर आप सांस बाहर निकाल अपने मुंह के सामने हाथ को कर लें, तो जैसे आप अपने मुंह के सामने हाथ को करते हैं तो 2-4 दफ़ा सांस लें, तो आपके हाथ की जो हथेली है वो उस पर नमी आ जाती है। इट मीन्स कि जब आप सांस बाहर निकाल रहे हैं तो इस अमल में भी वाटर वेपर्स क्या हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब साफ ज़ाहिर है डिसऑर्डर ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम लिख आगे है। जब जो है वर्किंग कैपेसिटी इसकी ख़त्म हो जाती है, मतलब ख़त्म होने लगती है, तो उससे कुछ बीमारियां जो है मर्द वजूद में आती हैं। यहाँ हम सिर्फ 2 का जिक्र करेंगे, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी जो है लिखी हुई हैं, 5-6 तकरीबन। तो कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंज़ा है, नमूनिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, और एंड लंग्स 5वें नंबर पर लंग कैंसर्स। ये ऐसी बीमारियां हैं जो हमारा रिस्पायरेटरी, जो सांस लेने का जो प्रोसेस है, जो सांस लेने का जो निज़ाम है, जब वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो हम इन बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। अब देखें, सबसे पहले जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपकी क्लास के लेवल के लिहाज से, वो है कॉमन कोल्ड। अब कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज़ है। अब वायरल डिजीज़ क्या होती है कि एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती है, इज़ अ कॉमन डिसऑर्डर ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। मकसद है कि अगर आम लोगों में, अक्सर लोगों में जो है ये बीमारी आती है जब कभी जो है आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये इसलिए इसे कहा जाता है द कॉमन कोल्ड इज़ अ कॉमन डिसऑर्डर ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है ये जो है ये एक कॉमन डिसऑर्डर है, और द वायरस कॉमन कोल्ड कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब जो है ये, जैसे मैंने वायरल डिजीज़ लिखा है यहाँ पर, अगर देखें तो वायरल डिजीज़ में जो है कि एक बंदे से दूसरे बंदे के, जिसे हम छूत की बीमारी भी कह सकते हैं, खांसेंगे, स्नीज़ करेंगे, टच करेंगे, जो जर्म्स हमारे मुंह से निकले हुए हैं या हमारे नाक से निकले जो है नाक से निकले हुए हैं, वो जर्म्स हमारे हाथों को भी लगे हैं, टच करने से भी ये बीमारी फैल सकती है। ये इसकी काजेज़ हो जाएंगी। वजूहात क्या वजूहात हैं, तो कफिंग है, खांसने से भी हो सकती है, स्नीजिंग जो है छींकने से भी हो सकती है, और टचिंग और जो है टच करने से, छूने से भी ये बीमारी हो सकती है। इसकी सिम्टम्स क्या होंगी, कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी है, तो एक तो सोर थ्रॉट लिखा है, मकसद गले में खराश पैदा हो जाएगी,
कफ खांसी आएगी, रनिंग नोज़, नाक बहना शुरू हो जाएगा, कंजेशन जो है आप कह सकते हैं कि थोड़ा जो है सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, स्नीजिंग, छींक आएगी, हेडेक, सर में दर्द हो जाएगा और हल्का हल्का बुखार भी इसमें शामिल है। ये सिम्टम्स हैं कॉमन कोल्ड के। और जैसे जो है अगर ये सिम्टम्स हैं तो आप जो है गेट लॉट्स ऑफ द रेस्ट, आप काफ़ी देर रेस्ट करें क्योंकि थक चुके होंगे आप। और इसी तरह ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करें। इफ़ सिम्टम परसिस्ट, अगर फिर भी ये दोनों जो है प्रिकॉशंस लेने से जो है आप ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड है या गेट लॉट्स ऑफ रेस्ट है, फिर भी अगर आपको आराम नहीं आ रहा तो फिर कंसल्ट योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि इसका बर वक्त इलाज किया जा सके। दूसरी बीमारी जो है नमूनिया है। नमूनिया इट इज़ एन इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द लंग्स। इन्फेक्शन है, इन्फेक्ट करती है, असर छोड़ जाती है और इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली चीज़ जो है वो हमारा लंग्स हैं हमारे, तो इससे ज़्यादा मुतासिर होते हैं, ये उन पर ज़्यादा हमला करती है। उसके बाद जो है साफ ज़ाहिर है इसकी भी प्रिकॉशंस हैं हमारे पास, सिम्टम्स भी हैं कि सिम्टम कैसे पता चलेगा कि हमें जो है नमूनिया हो गया है। तो इसमें अगर देखें तो नमूनिया में जो है इसकी जो सिम्टम्स हैं, कफ है, फीवर है, नोज़ल कंजेंशन है, मकसद नाक बंद हो जाती है, बड़ी मुश्किल से सांस लेते हैं, रैपिड ब्रीथिंग है, आपकी जो ब्रीथिंग है सांस लेने की प्रॉब्लम जो है बढ़ जाती है, उसमें तेज़ी आ जाती है सांस लेने में। विजिंग साउंड है, जब आप सो रहे होते हैं तो जो है क्या होता है कि आपके छाती से आवाज़ आती है, आवाज़ निकलती है सांस लेते हुए। और चेस्ट पेन है, हमारे जो है जो छाती है उसमें दर्द होता है। लॉस ऑफ द एपिटाइट, मकसद भूख नहीं लगती। अब देखिए नमूनिया में होता क्या है, जब ये बीमारी लाक होती है, द लंग्स मेड ऑफ द स्मॉल एयर सैक्स कॉल्ड एलोयुलाई। जब जो है ये बीमारी लाक होती है तो एलोयुलाई में जो है पस भर जाता है, ठीक है, विच जो है वो मकसद एलोवेलाई एयर से फील्ड होती हैं। जब जैसे ही उसमें पस भर जाती है तो उसमें सांस लेने में फील्ड विद पस, हवा की जगह उसमें पस आ जाएगी, जो फ्लूइड है नाक का वो उसमें वहाँ तक पहुँच जाएगा फेफड़ों के ज़रिए, या उसमें पस भर जाएगी तो वो जो है फिर वो फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगी, जो है ऑक्सीजन को ब्लड तक नहीं पहुंचा पाएंगी एलोजुलाई। तो इस तरह जो है उसमें स्वेलिंग भी हो जाती है और जो है फूल जाती हैं वो एयर सैक्स, और उसके साथ साथ जो है ये पस से भर जाती हैं, विच मेक्स ब्रीथिंग पेनफुल। जब ऐसा हो जाता है तो फिर सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कैसे बचा जा सकता है इससे? इसके लिए प्रिकॉशंस हैं। विज़िट टू योर डॉक्टर एज सुन एज़ पॉसिबल। जब इस किस्म के हालात हो जाए, जब आपको जो है फीवर हो, नोज़ल कंजेक्शन हो, नाक का एक हिस्सा बंद हो एक ना हो, या दोनों बंद हों, जो है रैपिड ब्रीथिंग, सांस लेने उखड़ उखड़ कर सांस, या जो है सांस लेने में तेज़ी आ जाए, जल्दी जल्दी सांस लें, सीने में सीना चीखने लगे, जो है जैसे सोते हैं तो सीने या सोने के बाद जो छाती की जो है चीखने की आवाज़ उसमें से है, चेस्ट पेन है, दर्द है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो फिर आप जो है प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करें। विज़िट योर डॉक्टर एज सुन एज़ पॉसिबल। जल्दी जल्द जो है अपने डॉक्टर से रजू करें। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। डॉक्टर के पास जाएंगे, पक्की बात है वो एंटीबायोटिक्स देगा। और यूज़ ऑफ वैक्सीन, जब आपको आराम काफ़ी देर तक नहीं आ रहा तो फिर इन चीज़ों की वैक्सीन होती है, वैक्सीन का इस्तेमाल करें। और वॉश योर हैंड्स टू अवॉइड जर्म्स। और जर्म से जो है बचने के लिए, जरासीम से बचने के लिए अपने हाथों को धोएं। यूज़ ऑफ टिश्यूज़ और हैंड करचीफ व्हेन यू कफ आर स्नीज। जब आपको खांसते हैं, जब आप खांसते हैं या आप जो है छींकते हैं तो आपके अपने हाथ से जो है अपने मुंह पर या तो टिश्यू पेपर रखें या फिर रुमाल रखें, ताकि उसकी जो छींटे हैं, उसके जो ड्रॉप्स हैं वो किसी दूसरे तक ना पहुंच पाएँ।
आखिर में इसका थोड़ा-सा होमवर्क है जो आप लोगों ने करना है। मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अगर आप इसमें देखें स्क्रीन पर मौजूद हैं। 5 क्वेश्चन है, ज़्यादा सवाल नहीं है। राइट सिम्पटम्स ऑफ द निमोनिया, एक ये सिम्पटम्स लिखने हैं। राइट प्रिकॉशंस ऑफ द कॉमन कोल्ड लिखना है आपने। व्हाट इज़ इनहेलिंग क्या है और व्हाट इज़ जो है रिस्पायरेशन क्या है। राइट फंक्शन ऑफ द नोज़ इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। 2 लेक्चर मैंने दिए हैं, ये फर्स्ट चैप्टर पर मुश्तमिल थे। फर्स्ट चैप्टर आपका साइंस 7th का आज कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने पढ़ाया है आपको समझ आया होगा, आपको समझ आया होगा, आपके ज़हन का हिस्सा बना होगा और जो है आप इसको याद भी करेंगे और इसका होमवर्क भी करेंगे और होमवर्क को जो है वो अपने वालिदैन के ज़रिए जो है वो स्कूल में सबमिट कराएँगे ताकि वो होमवर्क चेक किया जाए। वहाँ पर अगर आपकी कोई मिस्टेक्स हैं, कोई ख़ामियाँ हैं, उनको दूर किया जाए। और इसके अलावा जो है अगर आप सुन रहे हैं, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं नंबर्स क्योंकि मैं सर सैफ़ हूँ, मैं जो है जूनियर स्कूल का हेडमास्टर जो है वो मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ। तो नंबर उम्मीद है सबके पास होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी होगा। आप उस पे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इस सवाल का जवाब आप पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी सवाल हैं उनका जो है फ़ौरी तौर पर जवाब दे दिया जाए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफ़िज़।